साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार, संप्रति में आप सबों का स्वागत है। पॉक्सो एक्ट की स्थिति एवं समाधान, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम संप्रति में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हम लोग स्टूडियो में आज मिल रहे हैं दो खास मेहमान से। आपको क्या लगता है ये एक्ट आने से किस प्रकार की सुरक्षा बच्चों को मिल गई है और कितना बड़ा वरदान है ये? देखिए, जैसा कि संजय जी भी ने बताया कि ये सचमुच में एक बहुत बड़ा वरदान है, इसलिए भी क्योंकि इस एक्ट के तहत त्वरित न्याय भी होता है। जैसे हम लोगों के हमारे अंदर जो लेमैन है वो समझते कि कोर्ट कचहरी का चक्कर है, बहुत लंबी कार्रवाई होती है, बार बार आना जाना पड़ता है। लेकिन हम अपने जो दर्शक हैं उनसे ये बताना चाहेंगे कि इस एक्ट के तहत त्वरित न्याय मिलता है और बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से इसमें लाई गई हैं। और जैसे कोई लड़की के साथ कुछ भी होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो वो आसानी से इसके तहत अपनी कंप्लेन को दायर कर सकती है। और ये सबसे अहम बात है कि अगर आप थाना जाते हैं, थाना में आपका FIR नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप बाल कल्याण समिति के पास जाइए, आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं और ये एक्ट के तहत आप अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस पे अच्छी से कार्रवाई हो रही है। जी मिश्रा साहब, ऐसा है कि आप बाल कल्याण संघ चलाते हैं, अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं वहाँ के। तो अब ये है कि परिप्रेक्ष्य झारखंड है, झारखंड में पॉक्सो एक्ट के तहत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, बच्चे कितने सुरक्षित आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि जब 2012 में कानून बना तो इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं पता था, न जुडिशरी को पता था, न वहाँ के किसी व्यक्ति को पता ही नहीं था। तो हम लोगों ने पहला काम किया, जब मैं कमीशन में था तो पहला काम किया कि जो डेवलपमेंट सेक्टर में लोग काम करने वाले लोग थे उनके माध्यम से सारे पुलिस स्टेशन के जितने पुलिस ऑफिसर्स थे, चाहे वो टॉप से लेकर बॉटम तक, सबसे पहला हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट में पहला हमने स्टेट कंसल्टेशन कराया, जिसमें DGP से लेकर लोअर तक के SP तक के पदाधिकारी बुलाकर उनको हमने सेंसिटाइज किया कानून क्या कहता है, कानून में क्या क्या प्रावधान हैं, और उस प्रावधान के आधार पर हमने उसमें एक SOP तैयार करवाया। SOP के माध्यम से हमने हर थाने तक वो पहुंच सके, क्योंकि होता क्या है कि थाने में आप जाएंगे तो सबसे पहला व्यक्ति जो टकराता है वो टकराता है मुंशी से। आप जाएंगे FIR करने के, मुंशी कह देगा नहीं, जो ऑफिसर इंचार्ज है वो LRP पे गए, लोग पेट्रोलिंग में गए हुए हैं। अब वो जिक्र क्या था कि मुंशी अवेयर नहीं था चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, तो उसको भी हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। दूसरा हमने क्या कि स्कूल के टीचरों को, तीसरा हमने काम किया कि जितने जुडिशरी के थे, जज टॉप से लेकर हाई कोर्ट के जज तक, सबको उनकी सैनिटाइजेशन किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है काफ़ी बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में इस पर बहुत ही अच्छे ढंग से इस पर काम किया। आप देखिए, अब सवाल है कि आज की स्थिति में देश की हमारी राष्ट्रपति महोदय ने अभी रिसेंटली इस एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव लाया। क्या है वो बदलाव ये है, अब मृत्यु दंड तो होना है। पहले तो सजा सिर्फ थी, अब मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया, अब कोई बच नहीं सकता इस कानून से। संगीन अपराध में उम्र की भी सीमा कम कर दी गई है, ये सबसे बड़ी बात। निर्भया कांड तो ये सबसे बड़ी हमारी ये रहा कि बच्चों के लिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्कूलों में चाइल्ड लाइन का आपने नाम सुना होगा, 1098। आप विश्वास करिए, ड्यूरिंग कोरोना हजारों कंप्लेंट्स आई। उस कंप्लेन में क्या था कि नियरेस्ट उनके, अब विश्वास करिए, दिल्ली में एक घटना घटी थी जिसके फादर ने उसको, एक लड़की को सेक्सुअल अब्यूज किया था, उस पर पॉक्सो एक्ट लगा, NCPCR नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने उस पर भी धारा लगाकर उसकी गिरफ्तारी हुई, आज जेल के अंदर में। तो अब कोई बच नहीं सकता है। अब स्थिति है कि हर स्कूल के बच्चे, हर लोग पॉक्सो एक्ट से अवेयर हैं, और देश, आज का जो देश है, काफी बदलाव आया है। अब बच्चों के प्रति इतनी लोगों में जागरूकता आया है कि अब ये कोई बच नहीं सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है इस एक्ट को लेकर कि हर बच्चे, हर पेरेंट्स अब इस बात को
100% संज्ञान में लाया है कि अब इस कानून के तहत में हमें हर बच्चों को अधिकार और संरक्षण दोनों देने की हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हर राज्यों में स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट बन गया है, उसके तहत में CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये सभी जो बन गए हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, अब है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इन बच्चों के साथ साथ जो हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं उस कंप्लेंट को, और NGOs की बहुत बड़ी भूमिका है, हर जगह इनके लेकर कंपेन करना, स्कूलों में इनकी ट्रेनिंग देना। बच्चे भी उसी तरह अब बहुत ही इस एक्ट को प्रति काफ़ी सेंसिटिव होकर, और कंप्लेंट्स आ रहे हैं, आप विश्वास करिए लगभग करीब 45 लाख कंप्लेंट्स हैं। और झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में अछूता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी ने बहुत अच्छा किया कि स्पेशल कोर्ट बना दिया। अब ये मामला नहीं है जैसे अभी आरती जी ने कहा कि अब पहले लंबे समय चलते थे, लोगों के नहीं मिलता था, अब वो स्थिति नहीं है। अब स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट में इमीडिएट कार्रवाई होती है। तो अब स्थिति है कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन को लेकर, पॉस्को एक्ट को लेकर, अब जैसे ट्रैफिकिंग बात करें, जो क्या होता था लड़कियां यहाँ से बेच दी जाती, तो मैं तो 25 सालों से इस मुद्दे पर काम कर रहा हूँ। आप विश्वास करिए कि जो लड़कियां जाती थी सेक्सुअल एब्यूज होकर आती थी, बच्चे साथ में लेके आती थी, लेकिन उसमें पॉस्को एक्ट नहीं था, कोई धारा नहीं लगती थी, लोग बच के नहीं। अब स्थिति बदल गई, अब उन पर पॉक्सो एक्ट भी लगता है, ITPA भी एक्ट लगता है, चाइल्ड लेबर भी लगता है, मिनिमम वेजेज की भी एक्ट लगता है। तो अब स्थिति है कि हमारे बच्चे, खासकर 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनका 100% अब हम सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए हमारा कानून बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आरती जी, चूंकि आप अधिवक्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपके पास लाजमी है बहुत सारे केसेस आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा स्मरण करने वाला केस जिसमें आपने सक्सेस स्टोरी देखी है, ऐसा कोई केस आपको आपके जहन में आता हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे तमाम केसेस हैं हमारे पास। बाल कल्याण समिति के सदस्य होने के नाते मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक 14 साल की बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट हमारे पास आई। और मैं अपने दर्शकों से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई भी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से होता है तो सिर्फ समिति है कि उनकी पूरी देखभाल करती है, उन्हें पढ़ाई से जोड़ना, उनका स्किल डेवलपमेंट कराना, और एक सबसे अहम बात यह है कि विक्टिम कॉम्पनसेशन, वो DLSA के थ्रू 2.5 लाख रुपए का विक्टिम कॉम्पनसेशन मिलता है, जिससे कि बच्चे के आगे की जिंदगी अच्छी हो सके। और बाल कल्याण समिति की ये कोशिश होती है कि उस बच्ची को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। और हम ये भी बता दें कि सबसे पहले तो एक होता है मानसिक अवसाद से ये लोग गुजर रही होती हैं, तो हम जैसे लोग अगर वहाँ बैठते हैं तो उनकी काउंसलिंग करते हैं और सबसे पहले उन्हें ये समझाते हैं कि जो हुआ वो हुआ, अब हम हैं आपके साथ, और फिर उसे स्कूल के साथ जोड़ते हैं। अब आप सोचिए कि छोटी सी बच्ची 6 महीना की गर्भवती है, उसके ऊपर क्या बीत रहा, वो खुद इतनी कमजोर सी है, तो उसे तो समझ ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या। तो इसका एक ये भी कारण होता है कि चूंकि वो बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, गरीबी इतनी थी कि माँ दिन भर काम पे रहती थी, बच्ची घर पे रहती थी, बगल वाले किसी रिश्तेदार जो जीजा लगता था वो उसके साथ इस तरह से करता रहा लगातार 3-4 महीने तक। तो उसके बाद आप सोचिए उसके पर क्या बीती होगी। तो हम लोगों ने उसे तुरंत जोड़ा ANM के साथ, सैया के साथ, और उसे रजिस्ट्रेशन कराया ताकि उसका आराम से ये बच्चा हो सके। और उसके बाद ये भी उसे समझाया कि अगर कोई इस तरह से बच्ची गर्भवती होती है तो वो बच्चा जो है वो उसे कानून ले लेती है, सरकार अपने पास ले लेती है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी होता है कि अनवेडेड जो मदर होती हैं वो बच्चे को जहाँ तहाँ फेंक देती हैं, तो ये भी उसके लिए भी जरा भी नहीं सोचना है। आप बिल्कुल आप सरकार के पास आइए, हर जिला में बाल कल्याण समिति का गठन हुआ है और वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे अपने बच्चे को आप जन्म देकर अपने आप को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये एक बहुत ही अहम बात है कि ऐसे इतने सारे केसेस हैं कि हमारे पास वक्त कम है बताने के लिए, लेकिन सीख ये मिलती है कि अन्याय जब भी होता है ना तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हमारी ऐसी बहुत सारी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो चुपचाप बर्दाश्त करती हुई चली जाती हैं और दुष्परिणाम निकल के ऐसे आ जाते हैं। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा और अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता चलाने की ज़रूरत है। और हम बहुत कस्तूरबा स्कूल में, बहुत सारे सरकारी स्कूल में गए, खुद हमने ये ट्रेनिंग दिया और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी निकल कर आए। तो ये हम सभी को देखना। और एक और बहुत अहम बात है कि एक स्कूल में जब मैं गई थी तो तकरीबन 1000-1200 बच्चे थे, 9, 10, 11, 12 के। जब मैंने वर्कशॉप किया, मैंने बच्चों को समझाया और ये जब कहा कि
आपके घर में भी कुछ आपके रिश्तेदार नातेदार या कहीं होगा कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते होंगे, किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो आप मुझसे शेयर करो। तो आप वो विश्वास नहीं करेंगे, मेरा सेशन खत्म होते ही इतनी सारी लड़कियां मेरे पीछे दौड़ी, उनको बहुत कुछ बताना था, उनके साथ बहुत कुछ ऐसा अब्यूज हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हर लड़की पीड़ित है, तो इसके लिए जागरूकता और ज़्यादा चलानी चाहिए और आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मिस्टर साहब, अमूमन नाबालिगों पर कौन कौन से प्रकार के उत्पीड़न को पॉक्सो एक्ट जो है वो कवर करता है? देखिए, पॉस्को एक्ट में तो है कि मैंने कहा ना कि पहले लोग कहते थे बैड टच और गुड टच। अब हम लोगों ने कहा नो टच। ये ट्रेनिंग में पहले क्या होता है कि कुछ ना कुछ कारण से लोग छूते थे, तो कहता बैड टच गुड टच, हमने नो टच। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, अब तो स्थिति है कि अब ये कहना बड़ा कठिन है कि कौन कौन से धाराएं, कौन कौन से एब्यूज़ का है। बच्चे घर लगता है कि लड़की को अगर किसी ने छुआ, लगता है कि नहीं, इससे हमारा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मेरा कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, कष्ट हुआ है, वो भी पॉस्को एक्ट में आएगा। नहीं, उदाहरण स्वरूप जैसे बच्चे चाइल्ड लेबर हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, भीख मंगवाना हुआ, ये सारे बहुत सारे। देखिए ये देखिए, चाइल्ड लेबर का है तो चाइल्ड लेबर का अलग एक्ट होंगे, लेकिन चाइल्ड लेबर के रूप में अगर किसी डोमेस्टिक वर्कर पे काम किया किसी के घरों में, वहां पर अगर किसी प्रकार के एब्यूज होता है तो उस एब्यूज को पॉक्सो एक्ट लगेंगे। मतलब इशारा करना भी वो पॉक्सो के अंदर आता है, कुछ गलत फोटो दिखाना भी पॉक्सो के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे तुरंत ही कार्रवाई होती है। तो आप मतलब जैसे कोई कहते हैं कि आप पहली सीढ़ी ही ना चढ़े, पहली सीढ़ी भी अगर आप चढ़ते हैं इस तरफ से तो तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, इस कानून के तहत। समझा। स्कूलों में प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाता है? बच्चों को कैसे अवेयर कराते हैं? ये बात बहुत वाजिब है और ये जानना भी हमारे दर्शकों को ज़रूरी है, क्योंकि हर दर्शक का एक बच्चा तो स्कूल जा ही रहा होगा या जाता होगा। तो आप उसके हिसाब से हमें बताएं मिश्रा साहब कि स्कूलों में प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? देखिए, एक तो हमारा हर जिले में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, डीसीपीओ जिसको बोलते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, हमारे पास काउंसलर होते हैं, हमारे पास लीगल और हमारे पास ऐसे लगभग करीब 14 लोग की एक टीम होती है हर जिलों में, जिनका काम है कि अगर हर स्कूलों में अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना। दूसरा हमारे पास चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड लाइन मेजर। तीसरा हमारा एनजीओज का होता है, जो एनजीओज भी। तो ये सभी लोग जो है स्टेक होल्डर्स, इनका काम है कि हर स्कूलों में जाकर, खासकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, लेकिन इसी प्रकार कई ऐसे स्कूल्स हैं जो फॉर्मल स्कूल जो सरकार के द्वारा संचालित हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा है कि वहाँ उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, आईएससी मटेरियल तैयार किया है। उस आईएससी मटेरियल के माध्यम से हम उन बच्चों को ले जाकर दिखाना कि देखो इस प्रकार के अब्यूज होता है क्या आपके साथ, इस प्रकार की चीज़ें होती है क्या, तब चीज़ें बोलना शुरू करते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग देना। उसी तरह टीचरों को, उनको भी बताना कि भाई ये कानून है, ये एक्ट कहता है कि सेक्शन अगर 3, 4, 5 में अगर आपके किसी प्रकार का मामला, इसमें इतना आपको सजा होगा। बिन भय न हुई प्रीति, भय तो दिखाना है। और मैं विश्वास करूं कि इस भय के कारण आज हमारे बेटियां सुरक्षित स्कूलों में हैं, घरों में सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात तो घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप मोस्टली देखिए, मैं तो कमिश्नर में रहा, एनसीपीसीआर में जो ई बॉक्स है हमारा पॉस्को का, ई बॉक्स में ऐसे लाखों कंप्लेंट्स आते हैं। उस कंप्लेंट के पढ़ने के बाद लगता है कि क्या हो रहा है देश में। अगर ये एनसीपीसीआर ना हो, एससीपीसीआर ना हो, सीडब्ल्यूसी ना हो, तो आप समझ लें कि इस प्रकार के जो मामले हैं ये सामने प्रकाश में, संज्ञान में लोगों को नहीं आता। ये कंप्लेन की प्रक्रिया क्या है? मतलब अगर कोई शिकायत दर्ज करे तो कैसे करे? देखिए, सीधा है कि एनसीपीसीआर का, पॉस्को का ई बॉक्स है। हर जिले में सीडब्ल्यूसी का ऑफिसेज होते हैं, जहाँ जिला का जो कलेक्ट्रेट होते हैं वहाँ होते हैं। दूसरा हमारा है कि डीसीपीओ यूनिट्स होते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन। चाइल्ड हेल्पलाइन पहले चाइल्ड लाइन के नाम से था, अब चाइल्ड लाइन के बाद अब चाइल्ड हेल्पलाइन भारत सरकार ने नया एक प्रोग्राम शुरू किया है मिशन वात्सल के तहत। मिशन वात्सल एक बहुत बड़ा भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जो स्कूल के हेडमास्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उसे भी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और 100% है कि आज के समय इस दौर में कहीं भी पॉस्को एक्ट के मामले अगर आते हैं तो ये संज्ञान में लोगों को देना ही है। नहीं देंगे तो इस एक्ट में ये प्रावधान है, उसमें कानून के तहत आप पर भी सजा का प्रावधान है।
इसलिए अब जरूरत है कि इस लेवल को दूरदर्शन के माध्यम से जो जितनी भी लोग श्रोता सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ये ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो पॉस्को एक्ट है, इसके माध्यम से आप बिल्कुल 100% कंप्लेन करें। और अब निश्चित रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार इस पर, अब पुलिस भी काफी सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। हम, मुझे याद है कि झारखंड के पुलिस में स्थिति है कि एक भी कंप्लेन ऐसे आते हैं, इमीडिएट एक्शन लिए जाते हैं। इसलिए अब वो स्थिति नहीं रह गई। उसी तरह सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, उसी प्रकार हमारा जुडिशरी में जो लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर इस एक्ट को 100% प्रचार प्रसार के साथ साथ सेंसिटाइज करने में लोग लगे हैं। और इतना पक्की बात है कि आज के समय कोई बच नहीं सकता है। जरूरत है मुंह खोलने का, और मुंह खोलकर आवाज निकाले, जोर से बोले। निश्चित रूप से इस पॉस्को एक्ट के तहत में उन पर कार्रवाई होगी, जेल का सजा होगा, आजीवन मृत्युदंड भी होंगे। जी, मृत्युदंड पे तो हम आएंगे ही, लेकिन मैडम आरती से पहले एक सवाल कर लेते हैं। मैडम, पोर्नोग्राफी पे नकेल कसने वाली बात है, तो क्या पॉक्सो एक्ट सक्षम है, या इंटरनेट के इस युग में पोर्नोग्राफी पे कितना नकेल कसा जा चुका है? देखिए, ये नकेल कसने की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो हम दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा नकेल कसी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें देखना है वो देख रहे हैं, जिन्हें जो करना वो कर रहे हैं। हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तक कोई पहुंचे ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम ऐसा काम करें कि बीमारी आए ही ना। तो ये हमें ये देखना है कि हम अपनी बच्चियों को किस तरह से ऐसा पढ़ाई करें, ऐसा समझाएं कि वो इस तक पहुंचे नहीं। एक वाकया है कि मतलब पिछले 10 साल पहले की बात है कि एक स्कूल के हेडमास्टर ने ही क्लास 9 की 2 बच्चियों को बुलाया और उनके साथ गलत करने का उनका इंटेंशन गलत था। और जब वो अपने क्लासमेट्स को बताई, उनके क्लासमेट्स ने आवाज उठाई, मेरे तक बात आई, मैंने पूरी तैयारी कर ली, कंप्लेन करने का सारी चीजें हो गई, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं बाहर रहते थे। वो बाहर से जैसे उसके फादर को पता चला, उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों को अपने गांव बुला लिया। तो आप ये सोचिए कि उस वक्त उन्हें ये लगा कि लोग कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो ये डर के अपनी बच्चियों को ही पढ़ाई बीच में छुड़वा के अपने पास बुलवा लिए। लेकिन स्थिति परिस्थिति अब बदल गई है। अब लोगों के अंदर में ये जागरूकता आई है कि अगर कुछ भी इस तरह से गलत हो रहा है तो पेरेंट्स भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। तो ये हमारा ये मानना है कि नकेल तो कसी हुई है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है कि अगर कोई देखता भी है ना, तो तुरंत उसके लिए कार्रवाई हो जाती है। तो हमें इस पे ध्यान देने के अलावे साथ साथ ये करना कि बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूलों में शिक्षा देना, और दी भी जाती है अमूमन। तो बच्चे जो शिक्षित किए जा रहे हैं कि उन्हें इस साइट पे जाना ही नहीं है और इसके क्या दुष्परिणाम निकल कर आएंगे, इस पे अभी हमें कार्य करने की ज़्यादा आवश्यकता है। जी, मिस्टर साहब, अमूमन क्या होता है कि कभी किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई रहती है, वो छुपा जाता है, बता नहीं पाता है, कमोबेश लाज है या डर है, बहुत सारी बातें हैं। तो प्राथमिकी अगर वो अपने माता पिता को जाकर बताता है, कभी बताती है जब भी, तो क्या प्राथमिकी दर्ज कराने की कोई समय सीमा निर्धारित है, या कब तक प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं वो लोग? देखिए, ये तो जैसे अभी आरती जी ने कहा ना कि पेरेंट्स छिपाने की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तो स्थिति है कि एक्ट में ये भी है कि अगर माता पिता ने छिपाया और ये मामले अगर आते हैं तो उन पर भी वही सेक्शन लगेगी जो सेक्शन 21 में लगेगा। अब बचना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नहीं, अगर बच्चा छुपा गया और बहुत दिनों के बाद बता रहा अपने पेरेंट्स को, कंप्लेन कभी भी कर सकता है। कंप्लेन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। पुलिस आपका कंप्लेन 100% लेंगे। और मैंने पहले कहा कि अब हर लेवल में चेक बने हुए हैं, CWCs हैं, DCP यूनिट्स हैं, SCPCR है, NCPCR। तो कोई अब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर डिपेंड है। हर जगह अब बच्चों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बने हुए। उसी तरह ब्लॉक लेवल में ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बने हुए हैं। आप वीडियो को भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर नहीं ले रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस कंप्लेन नहीं लेती, उनके पास इतने सारे केसेस आते हैं ना कि वो उसे अवॉइड करती है। लेकिन ये यहाँ पे रास्ते बंद नहीं होते हैं। हमने पहले भी बताया कि आप बहुत जगह जा सकते हैं, तो वहां पे जाने की जरूरत है। और कंप्लेन का टाइम बार बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी कंप्लेन। तब तो बात एक और उठती है ना फिर कि क्या इस एक्ट का मिसयूज भी हो रहा है? देखिए, मैंने वही कहा आपको कि देखिए 2 चीजें हैं। एक तो है कि इसीलिए हम लोग पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग में साफ साफ बताते हैं कि देखो भैया, इन्वेस्टिगेशन अच्छा होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ है
अगर कहता ना सोनोग्राफी अगर सही नहीं है तो चीजें नहीं आ पाती है, इससे एक्सरे अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब आप करते हो पुलिस ऑफिसर्स का, तो उसका पहला काम है कि पूरी तहकीकात अच्छे ढंग से करें। अब आपको बता रहे हैं अच्छे अच्छे लोग भी इसमें फंस रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो क्या करे आखिर? 15-16 साल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही हैं, उसके बाद उन पे पॉक्सो की धारा लग रही है, लड़के जेल चले जा रहे हैं, लड़कियां और उसके लिए ये हो रहा है। तो ये भी चक्कर है। अब जरूरत यही जरूरत है कि पुलिस ऑफिसर्स को, संबंधित स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की हमकी ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये पक्की बात है कि इस पर अब चीजें हो रही हैं, लोग मान भी रहे हैं, ये चीजें फंस रहे हैं लोग, कई ऐसे लोग फंस रहे हैं। और कई बार आप देखे होंगे कि ऐसे मामले पर जुडिशरी भी कई बार इस मामले को संज्ञान ले रही है। तो जरूरत है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो हमारा है उसको ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए कि इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें उस लेवल में भी जागरूक करना है बच्चों को कि इस प्रकार की अगर घटनाएं होते तो कितना आपको जरूरत के हिसाब से चीजों को देखना चाहिए और ऐसे कानून को किस तरह आपको प्रयोग में लाना चाहिए, ये भी जरूरत है। और एक बात ये भी मैं बताना चाहूंगी बीच में ही कि पॉक्सो एक्ट में ये धारा भी है कि अगर आप गलत कंप्लेन करते हैं, गलत किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी और उस पर दंड का भी प्रावधान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या मेरा अगला सवाल ये आपसे हो सकता है आरती जी कि पुलिस के क्या कर्तव्य है नाबालिगों को के संरक्षण हेतु? पुलिस का ये सबसे पहले कर्तव्य है कि जब इस तरह की शिकायत आती है ना, तो उससे मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत रफली उन्हें भेज देते हैं या उन्हें डांट देते, उन्हें सुने, उनकी काउंसलिंग करे, बाकायदे टीम रहती है, उन्हें तुरंत बाल कल्याण समिति तक लेकर आए। हालांकि बहुत सारे मैंने इस बार एसपी से भी मुलाकात किया था और कहा था कि हमारे पास पॉक्सो के केसेस कम आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉक्सो के केसेस कम हैं। तो ये भी है कि पुलिस हम बाल कल्याण समिति तक इन बच्चियों को लेकर जरूर आए, क्योंकि ये जरूरी है कि उनके साथ जो घट गई उन्हें मेन स्ट्रीम में भी कैसे लाए, इस पे भी कार्य करना है। तो ये हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस फ्रेंडली रहें और बच्चियों को सपोर्ट करें। मिश्रा साहब, आपातकालीन नंबर या हेल्पलाइन नंबर हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं ताकि किसी भी तरीके की फौरी कार्रवाई करवानी हो, क्योंकि अभियुक्त तो भाग जाता है, तो तुरंत उस नंबर पे संपर्क किया जा सके। देखिए अब जो आपने कहा ना पॉस्को एक्ट, अब दूसरा सबसे बड़ा एक साइबर के तहत भी मामले आ गए। अगर देखेंगे तो साइबर भी पॉस्को एक्ट में घुस गए हैं। अब ये मामले है कि अब देखिएगा कि कई बार ऐसे साइबर के हो रहे हैं केसेस, आप देखेंगे कि उसमें पॉस्को एक्ट लग जा रहे हैं। अब जरूरत है कि आम जनता को कहीं ना कहीं इन सब चीजों से, मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल जो है ना, कहता है ना कि मोबाइल जमाना था कि मोबाइल के बारे में लोग कहते थे कि भाई मोबाइल ऐसा चीज है कि जिसका उपयोग बिना आप नहीं रह सकते। आज यह है कि बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए, मोबाइल का जब से कोरोना आया है तब से लोगों को क्या हो गया है, मोबाइल में क्लासेस हो रहे हैं। अब मोबाइल क्लासेस के माध्यम से क्या हो रहा है कि गलत साइड खोलकर बच्चे हैं सो देख रहे हैं, पेरेंट्स नॉट अवेयर, दुकान खोलने चले गए, पेरेंट्स कहीं चले गए हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को हमें मोबाइल का कम से कम प्रयोग में लाएं, जब प्रयोग करें बच्चे तो पेरेंट्स भी साथ में इन चीजों को मॉनिटर करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस प्रकार के मामले आते हैं तो एक तो साइबर के लिए 1930 नंबर है, 1930 आप सीधे कंप्लेन करें, एमएचए का नंबर है। दूसरा हमारा 1098 नंबर है जो इमीडिएट आप, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है एनसीपीसीआर का पॉस्को का ई बॉक्स है जिसमें आप सीधे कंप्लेन कर सकते हैं। आपका किसी प्रकार का आपका नाम और किसी प्रकार का आपका जो भी चीज़ें हैं उसका प्रयोग हम लोग ध्यान रखते हैं कि इसका कहीं ना कहीं आपको छिपाया जाए, सो दैट कि आपकी आइडेंटिटी बने रहे। और इस प्रकार कंप्लेन करते हैं तो 100% आप निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए, हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बहुत अच्छी बात कही आपने। वक्त हमें अपनी सीमाओं में बांध रहा होता है हमेशा, और हमें विदाई भी लेनी पड़ती है दर्शकों से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने दर्शकों को दिया। तो दर्शकों, खुलिए, डरिए मत। कभी ऐसी कोई बात हो तो कंप्लेंट जरूर कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।